Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 7. Conservation of plants and animals. Part 6. Exercise. Question first. Filling the blanks. उसमें ए देखेंगे अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं. बी स्पीसीज इज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं? एंडेमिक स्पीसीज, यानी स्थानिक प्रजातियों इसको कहते हैं. सी माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेस बिकॉज ऑफ ब्लैंक चेंजेस. तो जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई करके कहीं के भी दूर अवे से फ्लाई करके दूसरे प्लेस पे जाते हैं. तो कब होते हैं? तब जब क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं तब. तो क्या आएगा? क्लाइमेटिक आएगा. क्वेश्चन सेकंड देखते हैं. क्वेश्चन सेकंड, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग. तो दोनों के बीच में हमको डिफरेंस देखने का है. उसमें ए देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व. तो अब देखेंगे इसका आंसर. तो इधर जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इधर जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व है. तो उसमें फर्स्ट पॉइंट देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एन एरिया प्रोटेक्टेड फॉर एनिमल्स वेयर एनिमल्स कैन लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज नोन एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसको कहते हैं? कि जहाँ पे एनिमल्स का प्रोटेक्ट वो एरिया होता है जहाँ पे एनिमल्स का प्रोटेक्टेड होता है, एंड वो जो नेचुरल हैबिटेट होते हैं वहाँ पे जो भी एनिमल्स रहते हैं उसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं. इन दिस सेंचुरीज हंटिंग, पोचिंग, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रिक्स एक्सेट्रा आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. तो ये सब वह सेंचुरी में क्या है? हंटिंग करना, पोचिंग करना, ग्रेजिंग करना, फीलिंग ट्रिक्स करना, वो सब क्या है? स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है. अब बायोस्फीयर रिजर्व का फर्स्ट पॉइंट देखेंगे. एन एरिया विच इज कंजर्व टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया इज नोन एज बायोस्फीयर रिजर्व. A biosphere reserve is consists of many protected area like sanctuaries, national park, lakes, mountains, etc. तो जो भी एरिया है विच इज कंजर्व टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी, एंड जो कल्चर होता है वो एरिया का उसको क्या कहते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं. एंड जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है इज कंसिस्ट ऑफ द काफ़ी सारे एरिया होते हैं उसको प्रोटेक्टेड करते हैं, यानी सेंचुरीज को, नेशनल पार्क को एंड लेक्स, माउंटेन को. अब उसमें सेकंड पॉइंट देखेंगे. देयर आर अबाउट 440 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया. तो इंडिया में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? 440. तो बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? देयर आर 15 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया. तो इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 15 ओनली. दूसरा डिफरेंस देखेंगे हम जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. फर्स्ट जो है वो जू है, बाजू में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. तो जू में फर्स्ट पॉइंट देखेंगे इट इज अ प्लेस वेयर एनिमल्स लिव इन आर्टिफिशियल हैबिट. तो आर्टिफिशियल हैबिट में जो भी एनिमल्स लिव कर रहे हैं उस प्लेस में, किसमें होते हैं वो? जू. इट इज प्लेस वेयर एनिमल्स लिव इन नेचुरल हैबिटेट. तो नेचुरल हैबिटेट में जो भी एनिमल्स रह रहे हैं उस प्लेस में, तो वो क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. तो जू में क्या होता है? आर्टिफिशियल हैबिटेट, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नेचुरल हैबिटेट. तो दोनों जगह तो एनिमल्स तो रह ही रहे, इतना ही डिफरेंस है. तो अब दूसरा पॉइंट देखते हैं जू में. द एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फॉर पब्लिक व्यू एंड दे आर
स्पीडेड इन स्मॉल एरियाज। तो एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फॉर पब्लिक व्यू एंड वो स्मॉल एरिया में स्पीडेड होता है जू। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का देखेंगे, द एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व इन वेरी लार्ज एरियाज। तो वेरी लार्ज एरियाज में एनिमल्स को प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व किया जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। द एरियाज आर प्रोहिबिटेड फॉर हंटिंग, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज। तो हमने आगे देखा वही जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसमें ये सब एरिया में प्रोहिबिटेड है, हंटिंग करना, ग्रेजिंग करना, फेलिंग ट्रीज करना वो प्रोहिबिटेड है। अब सी देखेंगे, दूसरा डिफरेंस देखेंगे। सी एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज। अब एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज में देखते हैं, द स्पीसीज विच आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन एंड विच आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व आर नोन एज एंडेंजर्ड स्पीसीज। यानी जो जाति होती है वर्ज ऑन एक्सटिंक्शन विच वी आर रिक्वायर्ड बी प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व, तो उसको कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। यानी ये जो एंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं वो क्या है, धीरे धीरे वो जाति क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक्सटिंक्ट स्पीसीज में देखेंगे, द स्पीसीज विच नो मोर एक्सिस्ट ऑन द अर्थ आर नोन एज एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज किसको कहते हैं कि अर्थ के ऊपर वो क्या करते हैं, वो जाति विलुप्त हो जाती है। वो पहले की बात हुई, वो जाति पहले के टाइम में वो विलुप्त हो गई थी। उसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज में एग्जांपल लिखते हैं टाइगर, वाइल्ड बफेलो। अब एक्सटिंक्ट स्पीसीज में देखते हैं डायनासोर्स। डायनासोर है वो काफी ईयर पहले क्या हुआ था, विलुप्त हो गया था ना। अब डी फ्लोरा एंड फौना, इधर देखिए फ्लोरा फौना। तो फ्लोरा में देखते हैं ऑल प्लांट्स लाइक अकरिंग इन एन एरिया इज नोन एज फ्लोरा। फ्लोरा किसको कहते हैं, जो भी एरिया है उसमें जो भी प्लांट्स लाइफ होती है, जो भी प्लांट्स वहाँ पे उसको कहते हैं फ्लोरा कहते हैं। तो फौना किसको कहते हैं, और एनिमल्स लाइफ अकरिंग इन एरिया इज नोन एज फौना। तो इस एरिया में जो भी एनिमल्स की जो भी लाइफ होती है, जो भी एनिमल्स रह रहे हैं वह कहते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं उसको फौना कहते हैं। तो फ्लोरा के एग्जांपल देखते हैं, साल, टिक, मैंगो, जामुन, सिल्वर, फ्रेंच, अर्जुन एक्सेट्रा आर द फ्लोरा। तो साल है, टिक है, मैंगो है, जामुन है, सिल्वर फ्रेंच है, अर्जुन है, वो सब फ्लोरा का एग्जांपल है। तो वो सब हमने चैप्टर में देख ही लिया है। तो फौना का एग्जांपल चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीटल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वॉल्फ आर द फौना। तो ये सब फौना का एग्जांपल है। अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग। उसमें फर्स्ट देखेंगे ए वाइल्ड एनिमल्स। उसका आंसर देखेंगे ए वाइल्ड एनिमल्स। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द एनिमल्स इज डिस्ट्रॉयड बाय डिफोरेस्टेशन। तो जो भी नेचुरल हैबिटेट होते हैं एनिमल्स का, वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं उसको, किसके थ्रू, डिफोरेस्टेशन के थ्रू। विदाउट द नेचुरल हैबिटेट द एनिमल्स आर लेफ्ट विथ नो प्लेस टू लिव एंड ब्रीड। तो विदाउट द नेचुरल हैबिटेट यानी उसका जो आवास स्थान होता नहीं, तो क्या होता, एनिमल्स आर लेफ्ट विथ नो प्लेस। तो जीने के लिए, एनिमल्स को लिविंग करने के लिए वो प्लेस तो बचेगा ही नहीं। तो डिफोरेस्टेशन का इफेक्ट हुआ। एज द रिजल्ट ऑफ दिस मैनी एनिमल्स आर द वर्ल्ड ऑफ एक्सटेंशन। तो जिंदा वो रहेगा ही नहीं, उसके पास आवास होगा ही नहीं, तो काफ़ी सारी मुश्किलें उसके ऊपर आएगी। तो भी किसके थ्रू होता है, डिफोरेस्टेशन के इफेक्टिव थ्रू ही होता है। अब उसमें सेकंड देखेंगे, बी देखेंगे एनवायरमेंट। इधर बी
एनवायरनमेंट देखेंगे। डिफोरेस्टेशन हैज रिजल्टेड इन ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। ग्लोबल वार्मिंग ही डिफोरेस्टेशन का ही रिजल्ट है, उसके थ्रू ही ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं करता, एंड इट गैस accumulated in the atmosphere. It has an adverse effect on our ecosystem. तो पूरे इकोसिस्टम में इफेक्ट जो होती है वो एडवर्स इफेक्ट होती है, वो भी किसके ऊपर होता है? डिफोरेस्टेशन से इफेक्ट वही होता है एनवायरमेंट में। सी विलेजेस यानी रूरल एरियाज। द रूरल एरियाज largely depend on forest for fuel, fruits, wood, etc. तो रूरल एरिया किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? फॉरेस्ट ऑफ द फ्यूल, फ्रूट्स एंड वुड के ऊपर वो डिपेंड रहते हैं विलेजेस वाले। डिफोरेस्टेशन हैज रिड्यूस्ड देयर रिसोर्सेज एंड द uninhabited animals are also danger for the villagers. तो डिफोरेस्टेशन के कारण क्या होता है? जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं, एंड जो भी इनहेबिटेड एनिमल्स है वो सब विलेजेस के लिए क्या है? डेंजर तो है ही। डी सिटीज अर्बन एरियाज। सिटीज आर नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय डिफोरेस्टेशन। तो डिफोरेस्टेशन के सिटी पर कोई डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं होता, बट द चेंजेस इन द क्लाइमेट रिजल्ट इन क्लाइमेट इज लाइक फ्लड एंड ड्रॉट्स। तो जो भी क्लाइमेटिक रीजन में जो भी चेंजेस आते हैं तो कौन से क्लाइमेटिक्स आते हैं? फ्लड्स एंड ड्रॉट्स जैसे क्लाइमेटिक्स आते ही है, विच अफेक्ट द सिटीज ऑल्सो। तो किसको अफेक्ट करते हैं? सिटी को अफेक्ट करते ही है। इट ऑल्सो लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग इसके थ्रू होता है। ई अर्थ। डिफोरेस्टेशन हैज कन्वर्टेड द फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट। तो डिफोरेस्टेशन किसके फर्टाइल लैंड से किस में कन्वर्ट करता है? डेजर्ट में कन्वर्ट करता है। द नेचुरल क्लाइमेट इज लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉट्स आर ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन। तो कौन से नेचुरल क्लाइमेट होते हैं? फ्लड्स एंड ड्रॉट्स तो होते ही है, तो डिफोरेस्टेशन का ही रिजल्ट है वो। द क्लाइमेट ऑफ अर्थ हैज बीन चेंज ड्यू टू डिफोरेस्टेशन। तो डिफोरेस्टेशन से क्या चेंजेस होता है? क्लाइमेट ऑफ अर्थ जो पूरा होता है वो भी चेंजेस हो जाता है, वही डिफोरेस्टेशन से इफेक्ट ही होगा। एफ द नेक्स्ट जनरेशन। डिफोरेस्टेशन हैज अफेक्टेड आवर क्लाइमेट वेरी मच। मैनी स्पीसीज आर एट द वर्ज ऑफ extinction because deforestation and some species are already extinct. तो डिफोरेस्टेशन अफेक्टेड बाय द वर्ल्ड क्लाइमेट वेरी मच। तो काफ़ी सारी जाति होती है वो क्या होने लगी? धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। काफ़ी सारी जाति अब धीरे धीरे विलुप्त तो हो ही गई है। द नेक्स्ट जनरेशन may not be able to see many beautiful and attractive fauna and flora. तो धीरे धीरे सभी जाति के प्लांट्स एंड एनिमल विलुप्त होने लगे, तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो वो ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव फौना एंड फ्लोरा को देख नहीं सकेगी, क्योंकि वो विलुप्ति हो जाती है, उसका पूरा नाश होने वाला है। तो कैसे देख पाएंगे हमारी नेक्स्ट जनरेशन? इट मे हैव सफर फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, नो फ्यूल एंड नो पेपर एक्सेट्रा। तो किससे इफेक्ट होता है वो? ग्लोबल वार्मिंग का, नो फ्यूल एंड नो पेपर एक्सेट्रा। क्वेश्चन 4, व्हाट विल हैपन इफ ए वी गो ऑन कटिंग ट्रीज? उसमें ए में देखते हैं वी गो ऑन कटिंग ट्रीज। इफ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज, रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विल डिक्रीज एंड द चेंजेस ऑफ नेचर क्लाइमेट ऑफ विल इंक्रीज। तो हम ट्रीज को कटिंग करते हैं तो जो रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वही डिक्रीज हो जाती है,
एंड नेचुरल क्लाइमेटिस वो भी आने को इंक्रीज हो जाते हैं, वो भी आने की संभावना भी बढ़ जाती है, यानी फ्लड्स एंड क्या ड्रॉट्स भी आने का चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं. इट विल ऑल्सो लीड टू डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल विच विल रिजल्ट इन फ्लड्स. तो जो सॉइल के अंदर जो भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है, तो उसके रिजल्ट में क्या होते हैं, फ्लड्स आता है. एनिमल्स लाइफ विल ऑल्सो बी अफेक्टेड, तो एनिमल्स की लाइफ को भी अफेक्टेड होता है. बी, द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल्स इज डिस्टर्ब. द सर्वाइवल ऑफ द एनिमल्स विल बिकम डिफिकल्ट इफ देयर नेचुरल हैबिटेट इज डिस्टर्ब. तो पूरा नेचुरल हैबिटेट डिस्टर्ब हो जाता है तो एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए भी डिफिकल्टी पड़ेगा. दे विल नॉट हैव एनी स्पेस टू लिव एंड टू ब्रीड. तो उनके पास जीने के लिए, लिविंग करने के लिए स्पेस तो नहीं होगी. एज अ रिजल्ट दे विल नॉट सर्वाइव एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ scarcity of food the animals have started wandering in the nearby villages and targeting domestic animals as their prey. तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, तो वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे एनिमल्स लोग, क्योंकि उनको प्रॉपर तरीके से फूड तो मिलेगा ही नहीं. तो वो लोग एनिमल्स लोग होते हैं वो पास के जो भी विलेज होते हैं वहाँ पे जाते हैं और दूसरे एनिमल्स का, जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उसका शिकार करते हैं. सी, द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज. इफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज एक्सपोज इट विल वॉश अवे विथ वाटर. तो जो भी सॉइल का जो टॉप लेयर होता है वो एक्सपोज हो जाता है, इसके थ्रू होता है पूरा वॉश, वाटर के थ्रू पूरा वॉशिंग हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा. द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर विल ग्रेजुअली कन्वर्ट द फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट. तो पूरा टॉप लेयर रिमूवल हो जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्टाइल लैंड में से डेजर्ट में ही कन्वर्ट हो जाएगा. मोर ओवर द सॉइल वॉश्ड अवे विद द वाटर विल बी डिपोजिट इन द रिवर बेड resulting in decreasing the depth of rivers. The chances of floods will increase many folds. तो फ्लड्स का आने का भी चांसेस ज़्यादा हो जाएगा. क्वेश्चन 5, आंसर इन ब्रीफ. ए, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. तो उसका आंसर देखते हैं. ए, वी शुड conserve biodiversity because it is very important for all living organism and for the environment. तो all the living organism के लिए, environmental के लिए वो बायोडाइवर्सिटी, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है. We should conserve biodiversity to save it from becoming extinct. नेक्स्ट देखेंगे बी, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स. वाई, उसका आंसर देखेंगे बी, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट कम्प्लीटली सेफ ऑफ वाइल्ड एनिमल्स बिकॉज पोचर्स हैव फाउंड access in the areas and killing animals. There is need to make strict rules against poaching and trespassing. तो जो भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो भी सेफ वाइल्ड एनिमल्स के लिए सेफ नहीं है. यानी जो भी पोचेस्टर होते हैं वो जो एरिया में जो भी एरिया होते हैं वो लोग इसको फाउंड करके उस एनिमल को क्या कर डालते हैं, किल कर डालते हैं. तो उसके लिए उन लोगों ने स्ट्रिक्टली रूल्स बनाए हैं, तो वो वहाँ पे पोचिंग वो सब करना नहीं चाहिए. तो रूल्स तो बनाना ही पड़ेगा. तो काफ़ी सारे एनिमल्स हो गए उसका शिकार वो लोग कर लेंगे. सी, सम ट्राइब्स डिपेंड ऑन द जंगल हाउ. उसका आंसर देखेंगे. सम ट्राइब्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द जंगल फॉर देयर फूड, फ्यूल, वुड, शेल्टर एक्सेट्रा. तो सम ट्राइब्स लोग होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड है, जंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसको वहाँ से क्या मिल जाते हैं,
फूड, फ्यूल, वुड, शेल्टर वो सब मिल जाता है। दे लिव इन फॉरेस्ट एंड आर डिपेंडेंट ऑन देम, तो वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं, उसके ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। डी, व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन के कारण उसका क्या परिणाम आता है वो अब हम देखेंगे। डी, द मेन कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन इज ग्रोइंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो डिफोरेस्टेशन का मेन कॉज क्या है? ग्रोइंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन है। नीड फॉर मोर लैंड एंड resources have led to the cutting down of forest, तो more land and resources have led to cutting down the forest, forest को cutting down कर लेते हैं, तो वन टाइप क्या उसके परिणाम ही हुआ। the consequences of deforestation are desertification and natural climates, it has also rendered many species of plants and animals unprotected and unconserved, तो उससे क्या होता है? जो डिफोरेस्टेशन का जो भी कॉन्सिक्वेंस होता है उससे डिसर्टिफिकेशन एंड नेचुरल क्लाइमेट तो होता ही है, तो वो कोई भी जाति के प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं तो उससे क्या है? अनप्रोटेक्टेड है एंड अनकंजर्व है, तो वो ही डिफोरेस्टेशन के कारण ही वो होता है। डिफोरेस्टेशन के वो कॉन्सिक्वेंस ही उसके परिणाम के थ्रू ही वो होता है सब। अब आगे देखेंगे ई, व्हाट इज रेड डेटा बुक, उसका आंसर देखेंगे ई, रेड डेटा बुक कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो जो भी एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स है उसका रेड डेटा बुक में रिकॉर्ड होता है। डिफरेंट रिकॉर्ड बुक्स आर मेंटेन फॉर एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड एंडेंजर्ड प्लांट्स, तो जो भी एंडेंजर्ड एनिमल्स एंडेंजर्ड प्लांट्स है उसका डिफरेंट रिकॉर्ड बुक में भी वो उन लोग मेंटेन करते हैं। अब ऐप देखेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन, ऐप फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीडिंग एंड स्पेसिफिक पर्पस सम स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स मूव फ्रॉम देयर हैबिटेट टू सम अदर हैबिटेट, तो वो ब्रीडिंग करने के लिए एंड जो भी जाति होती है वो बर्ड्स एंड एनिमल्स के वो उसको वो मूव करते हैं उन हैबिटेट के लिए एंड सम अदर हैबिटेट, तो वो कोई स्थान से दूसरे स्थान के आवास के ऊपर वो जाते हैं। द बर्ड्स मूव टू फार अवे एरियाज एवरी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस, तो एवरी ईयर जो भी पर्टिकुलर टाइम होता है जो भी बर्ड्स होते हैं वो काफ़ी सारे दूर से भी मूव करते हैं, दूसरे एरिया में आते हैं कि वहाँ की कंडीशन कैसी है? वो क्लाइमेटिक चेंजेस है एंड रिटर्न टू देयर ओरिजिनल हैबिटेट आफ्टर सम टाइम, तो थोड़े टाइम के बाद वो फिर से जो अपने ओरिजिनल हैबिटेट है, अपना ओरिजिनल आवास है, वहाँ पे वो आ जाते हैं, रिटर्न हो जाते हैं। दिस पीरियोडिकल ऑफ सम स्पीसीज इज नोन एज माइग्रेशन, तो ये सब जो जाति होती है उसको क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं, यानी वो स्थानांतर करते हैं। अब क्वेश्चन 6 देखेंगे, इन ऑर्डर टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड इन फैक्ट्रीज एंड फॉर शेल्टर ट्रीज are being continually cut, is it justified to cut trees for such projects? Discuss and prepare a brief report, तो इसका आंसर देखेंगे। The ever increasing demand in factories and for shelter trees are being continually cut, तो फैक्ट्रीज एंड शेल्टर के जब उसकी डिमांड इंक्रीज हुई, ज़्यादा हुई, तब क्या करने लगे? काफ़ी सारे ट्रीज को कट करने लगे। इफ़ वी हैड रिटेन आवर ग्रीन वेल फॉर जनरेशन, प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज द ओनली ऑप्शन, तो जब हम हमारी अगली जनरेशन आएगी तो जब हम ग्रीन वेल्थ रहेंगे तो क्या होगा? हमको
प्लांटेशन ट्रीज का, मोर से मोर ट्रीज का प्लांटेशन करना ही पड़ेगा, वही हमारे लिए ऑप्शन वही है। कटिंग ऑफ ट्रीज कैन ओनली बी जस्टिफाइड व्हेन डिफोरेस्टेशन इज डन। तो हम ट्रीज का जो कटिंग करते हैं वो क्या है, वन टाइप वो जस्टिफाइड व्हेन डिफोरेस्टेशन इज डन। तो डिफोरेस्टेशन के थ्रू हम उसका निकाल कर पाते हैं, तो हम प्लांटेशन करेंगे तो वन टाइप का क्या हुआ, वो डिफोरेस्टेशन ही हुआ। डिफोरेस्टेशन इज द रिस्टॉकिंग ऑफ डेस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। तो डिफोरेस्टेशन के कारण क्या है, जो भी डेस्ट्रॉयड हुआ फॉरेस्ट होता है वहां पे क्या करना है, प्लांटिंग न्यू ट्रीज करना है। द ट्रीज planted should be of the same species that are generally found in the forest। तो हम जो भी ट्रीज उस पर प्लांट कर रहे हैं तो उस फॉरेस्ट में वो सेम स्पीसीज के ही होने चाहिए, यानी एक ही जाति के होने चाहिए। तो इसमें हम इसीलिए हमको मिल जाता है, इसीलिए एक ही जाति के ट्रीज को प्लांटेशन करना चाहिए। वी शुड प्लांट एज मैनी ट्रीज एज वी कट। तो हमने काफ़ी सारे प्लांट्स के मैनी ट्रीज को हमने कट किया ही है। रिफोरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो इफ द लैंड इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। तो रिफोरेस्टेशन कैन प्लेस नेचुरली, वो नेचुरली ही वो टेक प्लेस कर लेता है, और उन जो लैंड है उसको हमको कुछ डिस्टर्ब नहीं करना, अनडिस्टर्ब उसको ऐसे ही लेफ्ट कर देना है, छोड़ देना है। द फॉरेस्ट विल एस्टेब्लिश इटसेल्फ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वी हैव डैमेज आवर फॉरेस्ट टू सच अ extent that it is difficult to retain the green wealth for our future generation. So it is very important to plant more trees and to find out ways to recycling and restoring our natural wealth। तो हमको क्या करना चाहिए, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, प्लांट्स का प्लांटेशन करना चाहिए, तो उसको कटिंग करना नहीं चाहिए। तो अब रिसाइकिलिंग एंड रिस्टोरिंग और नेचुरल वेल्थ है वो भी हमको फाइंड आउट करना चाहिए। क्वेश्चन 7, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ ऑफ योर लोकेलिटी, मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शन टू बी टेकन बाय यू। उसका आंसर देखेंगे, द ग्रीन वेल्थ ऑफ द लोकेलिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी रेसिडेंट। तो वो एवरी रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई ग्रीन वेल्थ के लिए, लोकेलिटी के लिए। वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स इन द लोकेलिटी। तो मोर एंड मोर प्लांट्स आपको वो ग्रो करना ही चाहिए, तो वही लोकेलिटी में वही है, उसके ध्यान रखना ही चाहिए। द रेसिडेंट शुड वर्क टुगेदर टू कंजर्व द ग्रीन बेल्ट ऑफ द लोकेलिटी। तो जो भी रेसिडेंट में रहे वो सब मिलके उसका संरक्षण कंजर्व करना चाहिए, उसका संरक्षण तो करना ही चाहिए। ऑल्सो दे शुड बी टॉट अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। I plant tree in my locality. I also teach and small children and encourage the slogan one man one tree every year। तो क्लास स्लोगन है वन मैन वन ट्री एवरी ईयर। तो एक आदमी को क्या एवरी ईयर एक ट्री को प्लांटेशन तो करना ही चाहिए, सो दैट एवरी रेसिडेंट प्लांट्स एटलीस्ट वन ट्री इन अ ईयर एंड टेक्स केयर ऑफ इट। तो आपको जो भी एवरी रेसिडेंट प्लांट्स है तो उन ईयर में वन ईयर में जो भी प्लांट हमने प्लांटेशन किया है वो सबका ही हमको टेक केयर करना चाहिए। क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन हाउ डिफोरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल। तो इसका आंसर देखेंगे, प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए ही। Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in the atmosphere। तो कम ट्रीज हो गए तो उसका मीनिंग क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कम ही होगा, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, एटमॉस्फेयर में उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा।
दिस विल बी लीड टू ग्लोबल वार्मिंग गैस कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग तो होगा ही, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अर्थ के ऊपर जो भी हीट रेस रिफ्लेक्ट करते हैं उसको भी क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल। तो अर्थ के ऊपर क्या टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो पूरा वाटर साइकिल है वो भी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, एंड जो रेनफॉल होगा वो भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। Question 9. Find out the information about the national park in your state. Identify and show their location on the outline map of India. तो उसका आंसर में क्या है, डू योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर स्टेट। तो आपके स्टेट के अंदर जो भी नेशनल पार्क है तो उसको वो आपको इस आंसर में लिखना है। तो वो आप अपनी अपनी तरीके से लिख सकते हो। जो भी आपके स्टेट में नेशनल पार्क है आपको इधर लिखना है। क्वेश्चन 10. Why should paper be saved? Prepare a list of ways by which you can save paper. इसका आंसर देखेंगे। पेपर इज यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। तो डे टू डे लाइफ हम पेपर का तो यूज करते ही है। थाउजेंड ऑफ ट्रीज आर कट टू फुलफिल द डिमांड ऑफ पेपर। तो कितने सारे थाउजेंड ऑफ ट्रीज को हम कट करते हैं तो ही पेपर बनता है ना, तो ही पेपर की डिमांड होती है ना। इफ द ट्रीज आर बीइंग कट फॉर पेपर, तो पेपर के लिए ट्रीज को कट करते हैं, देन मे बी वन डे वी विल लेफ्ट विथ नो ट्रीज। तो वन डे ऐसा आएगा कि आपके पास कोई भी ट्रीज लेफ्ट नहीं होंगे, कोई भी ट्रीज बाकी नहीं रहेंगे। So paper should be saved and should be used intelligently. The ways by which we can save paper are. तो पेपर को हमको सेव करना चाहिए। तो पेपर का सेव करने के लिए क्या क्या है वो अब हम आगे देखेंगे। We should recycle the waste paper. जो भी वेस्ट पेपर है उसका क्या करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए। We should not litter paper here and there. Paper should be sent through proper channel for recycling. तो पेपर को क्या है, सेंड कर देना है प्रॉपर चैनल को, तो वो रिसाइकिलिंग कर देंगे। We should not tear out old books and donate it to poor children so that they can reuse those books. तो आपके पास जो भी ओल्ड बुक है तो वो जो भी पुअर चिल्ड्रन है आपके आसपास उसको डोनेट कर देना है, तो वो लोग इस बुक का रीयूज कर पाएंगे। वी शुड एनकरेज बाइंग रिसाइकल्ड पेपर प्रोडक्ट्स। उसके बाद वी शुड अवॉइड टेकिंग पेपर बैग्स फ्रॉम द शॉप्स, इंस्टेड वी शुड कैरी जूट बैग्स। तो शॉप के अंदर जो भी पेपर बैग्स देते उसको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो हम क्या यूज़ करनी चाहिए, जूट बैग ही यूज़ करनी चाहिए। We will meet in next video.